हेलो एवरीवन। हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में हमारा एशियंट हरियाणा चल रहा था, जहाँ पे हम प्रतिहार वंश खत्म कर चुके। आज हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं, तोमर वंश। कौन सा लेते हैं हम? तोमर वंश। तो देखो, तोमर वंश के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ लेते हैं, यानी कि सुन लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्या हुआ था भाई, पहले पहले के मध्यकाल के इतिहास में ना तोमरों का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तोमरों का ना हिंदी साहित्य में क्या बोला जाता है? तोमवर भी बोला जाता है, तुंवर भी बोला जाता है, और संस्कृत ग्रंथों में और अभिलेखों में इनको क्या बोला गया है भाई? तोमर कहा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में क्या बोला गया भाई? तोमवर और तुंवर। लेकिन संस्कृत ग्रंथ और आपके अभिलेख में क्या वर्ड मिलता है? तोमर। और भाटों और चारणों ने इनके ना राजपूतों में 36 कुलों में गिनती की है। कितने कुलों में गिनती की है? 36 कुलों में गिनती की है, जिसमें ना 17वीं सदी के कवि थे जो एक जान नाम के कवि थे। उनके अनुसार राजपूतों में केवल 3 ही कुल महत्वपूर्ण रह गए थे। कौन कौन से? चौहान, तोमर और पवार। और शेष जितने थे वो फिर खत्म होते चले गए। तोमरों की उत्पत्ति में ना अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों के, मतलब जो आपके इतिहासकार है। कोई उनको ये कह देता है कि ये विदेशी आक्रमणकारियों की संतान है, कोई कह देता है भाई ये आर्यों की संतान है, जैसे कई कह देते हैं भाई ये ब्राह्मण वंश से संबंधित है, कोई कह देता है भाई क्षत्रिय वंश से संबंधित है। मतलब इनके बारे में अभी भी बहुत सारी उलझने पैदा हो रखी है भाई ये कौन से वंश से संबंधित है। जैसे ना गोपाचल आख्यान है, जो आपके शाहजहाँ के टाइम के थे। गोपाचल आख्यान के जो लेखक थे कौन थे भाई? खड़ग राय थे। इन्होंने ना इनको ऋषि अंतरी की औलाद बताई है, ऋषि अत्रि की औलाद। ठीक है, उसने तोमरों को क्षत्रियों का एक उत्तम जाति बताया था। ऐसे बहुत मिलेंगे भाई, जैसे मित्रसेन ने ना 1630 ईस्वी के रोहिताशगढ़ के अभिलेख में इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। ये क्वेश्चन हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रसेन ने 1630 ईस्वी में किस अभिलेख में भाई? रोहिताशगढ़। रोहिताशगढ़ कौन सा एरिया था आपका? रोहतक एरिया। पांडवों का वंशज बताया है। ठीक है, उपयुक्त जितने भी साक्ष्य हैं उनसे ये पता चलता है कि जितने भी साक्ष्य सारे 16वीं सदी के बाद के हैं, जो कि तोमरों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के संबंध में ये बहुत ही कम महत्व रखते हैं। तो इतना कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और बाकी है ना, ये बोला जाता है कि जैसे जैसे स्टाइन ने ना कलहन की राजतरंगिणी में लिखा था, तोमरनायन को तोमरों के साथ जोड़ देते हैं। जो सारकार थे उन्होंने क्या कहा भाई? तोमरों और हुणों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं कि भाई तोमरन थे वो हुण जाति से आए थे। ऐसे ऐसे काफ़ी मतभेद हैं भाई इनके बीच में। पर जो दिल्ली और हरियाणा के तोमरों के संबंध में हमें कौन से अभिलेख से पता चलता है? जो महेंद्रपाल का प्रतिहार वंश के थे, महेंद्रपाल, उनका जो पेहवा प्रशस्ति थी उसमें ये ज्ञात होता है कि जो तोमर वंश था ना, इसका उदय जाउल नामक सरदार से हुआ था। किससे हुआ था? जाउल नामक सरदार से। और ये कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? महेंद्रपाल के पेहवा अभिलेख से। और जो द्विदेव महोदय है उन्होंने क्या कहा भाई? जाउल का समीकरण किससे कहा? कि जो राजा जांजू थे वही अनंगपाल वन थे जो विल्हण देव से करते हैं। जाजू अनंगपाल वन विल्हण देव से करते हैं, जो जिन्होंने 736 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भाई? दिल्ली की स्थापना की थी। और पेहवा प्रशस्ति में ना ये भी लिखा गया है कि ना, जो महेंद्रपाल का पेहवा प्रशस्ति था उसमें ये लिखा गया है कि हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र था इसके आसपास का जो भी एरिया था उसको अनंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार ना जो प्रथम तोमर राजा हुआ उसने अपना नाम क्या रख लिया था भाई? अनंगपाल। ठीक है, इस वजह से अनंग प्रदेश के नाम पर उन्होंने क्या रखा भाई? अनंगपाल रखा। और है ना, फिर महेंद्रपाल के ही पेहवा अभिलेख से इनकी सारी जानकारी मिलती है हमें। उसमें यह बताया गया कि भी 3 तोमर भाई थे। कौन कौन से? गोगा, पूर्णराज और देवराज। और है ना, इन तीनों भाइयों ने मिलके ना पेहवा में एक विष्णु मंदिर की भी स्थापना की थी। और ये तीनों किसके पुत्र थे भाई? जज्जुक के पुत्र थे। और जज्जुक थे वो किससे पैदा हुए थे भाई? राजा व्रजट से पैदा हुए थे, जो कि जाउल के वंशज थे। ठीक है, फिर है ना, तोमरों में जो उनका था भाई गोपाल। अभी आपको और चीज़ भी बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ था। हाँ, जैसे ना स्टार्टिंग में क्या हुआ था भाई? तोमर शासक स्वतंत्र नहीं थे, वो प्रतिहारों के सामंत थे। उसके बाद है ना, अभिलेख में जैसे पीपल राजदेव, रघुपाल, विल्हणपाल और गोपाल, इन तोमर शासकों के नाम मिलते हैं, लेकिन ये कोई भी शासक ना स्वतंत्र नहीं थे। तोमरों में ना गोपाल के बाद जो उनका उत्तराधिकारी सुलक्षण पाल आया था ना,
सुलक्षण पाल की ना कुछ मुद्राएं मिली है जिनसे ये ज्ञात हुआ था कि चाहमनों से मुक्ति पाकर ये स्वतंत्र हुए थे। किन से मुक्ति पाकर स्वतंत्र हुए थे भाई? चाहमनों से। चाहमन कौन थे? प्रतिहार वंश के थे। लेकिन तोमर शासक जो सुलक्षण पाल थे और चाहमनों के बीच में ना कोई भी ऐसे युद्ध की जानकारी कि भी इनके बीच में कुछ युद्ध वगैरह हुआ, ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला। और फिर उत्तर पश्चिम में होने वाले तुर्कों के आक्रमण भी चल रहे थे उस टाइम पंजाब में, जिसका नियंत्रण कौन कर रहे थे भाई? आपके तोमर शासक जयपाल कर रहे थे। कौन कर रहे थे भाई? जयपाल कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ना जयपाल और राजपूत संघ में ना एक संधि होती थी। फिर क्या हुआ भाई? आपका महमूद आ गया था। महमूद कौन था भाई? गजनी शासक था, अफगानी शासक था। महमूद आया भाई इंडिया में उस टाइम। फिर नॉर्थ इंडिया में उसने क्या किया भाई? 1000 से लेकर 1026 तक उसने इतने आक्रमण किए कि उसने छठा आक्रमण अपना हरियाणा पे किया, क्योंकि उसने ना ये सुन रखा था कि हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर जो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वह 1009 ईस्वी में आया अपनी बहुत बड़ी सेना लेके और हरियाणा पे आक्रमण कर दिया। तब भाई तोमर वंश शासक कौन थे? जयपाल थे। तो जयपाल भी ऑब्वियस बात है वो तो अपने महमूद के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। तो उसमें क्या हुआ भाई? जयपाल बहुत शक्तिशाली शासक था। महमूद के ये हुआ भाई इसको पराजित करना बहुत मुश्किल है, तो वो नारायणगढ़ से ही अपनी सेना को वापस बोलते थे भाई चलो अपने एरिया में, चलो अपने अफगान वापस। लेकिन है ना उसके माइंड में फिर भी कंटिन्यू ये चल रहा था कि भाई मेरे को हरियाणा में लूटपाट करनी करनी है, हरियाणा पे आक्रमण करना ही करना है, हरियाणा को नहीं बख्शूंगा। इस प्रकार ना वो 5 साल तक अपनी तैयारी में लगा रहा और 5 साल बाद प्लान बना के फिर आ गया भाई भारत की साइड और उसने ना हरियाणा पे आक्रमण करने की सोच ली। और फिर ये हरियाणा में उसका कौन सा आक्रमण था भाई? दूसरा था, क्योंकि 1009 में तो वो पहला कर ही चुका। 5 साल बाद यानी कि 1014 में वो फिर से भारत में आ गया और भारत पे ही उसका 7वां आक्रमण था। ठीक है। फिर है ना जयपाल ने देखा कि महमूद तो इस बार बहुत बड़ी सेना लेके और बहुत शक्तिशाली बन के आया है, तो फिर वो जयपाल ना हिंदू शासकों के पास जाता है कि भाई ऐसे ऐसे महमूद आ रहा है और भाई आपसे अपील है कि भाई हमारा साथ दो। लेकिन है ना कोई भी राजा ये तोमर नरेश थे जो जयपाल, इनकी ना किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ना जयपाल इस लड़ाई में ही हार गया। जो 1014 में जयपाल पराजित हो गया और फिर महमूद ने थानेश्वर को खूब जी लगा के तो लूटा भाई, और जो चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद महमूद दिल्ली की तरफ चल पड़ा, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर भाई दिल्ली के सैनिकों ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो महमूद फिर अपने वापस अफगान लौट गया। फिर महमूद ने क्या किया? जाते जाते ना पंजाब को जीत लिया। जाते जाते भी लड़ाई करके गया भाई, वो पंजाब में लड़ा और पंजाब को जीत लिया और अपने एरिया में मिला लिया, पर उसने ना हरियाणा को छोड़ दिया लूट के। ठीक है। और इस युद्ध के बाद ना तोमर शासकों का भाई पराजित तो हो ही गए। फिर थोड़ा धीरे धीरे खुद को समृद्ध किया इन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर है ना महमूद तो मर गया, फिर उसका भतीजा आ गया जो उसका उत्तराधिकारी था। कौन था भाई? मासूद। ये ना 1030 से 41 तक के बीच में हरियाणा पर आक्रमण करता है और सबसे पहला आक्रमण करता है वो हांसी के दुर्ग पे। हांसी के दुर्ग किसने बनाया था भाई? हांसी का दुर्ग पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ये तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने तो बाद में बनाया है। हांसी का दुर्ग पे इसने कब्जा करना चाहता था, तो इसने ना 1037 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और भाई 12 दिन तक बहुत घमासान युद्ध हुआ। और फिर क्या हुआ इसमें भाई? मासूद विजय हो जाता है, जिससे के बाद उसने हांसी और उसके आसपास के एरिए पे कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होता है भाई? मासूद दूसरा आक्रमण सोनीपत पे करता है, फिर थानेसर पर करता है। ऐसे ऐसे है ना पूरे हरियाणा पे किसका अधिकार हो जाता है भाई? गजनी के शासक मासूद का अधिकार हो जाता है। फिर गजनी अपने वापिस अफगान चला जाता है और फिर 1041 में मासूद तो मर जाता है। फिर उसके ना जो उत्तराधिकारी आता है, कौन आता है भाई? उसका उत्तराधिकारी मसूद। वो मासूद था, ये कौन था? मसूद। मासूद और मसूद दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। जो ये निर्बल शासक थे भाई, जो जिनके भरोसे हरियाणा को छोड़ के गया था, वो अपने ठीक थे भाई, कमजोर शासक थे। तो हरियाणा ने ना हरियाणा के तोमर शासक फिर से अपने हरियाणा को स्वतंत्र करवा लेते हैं। पर इस चीज़ का जब मसूद को पता चलता है कि भाई हरियाणा पे तोमरों का राज आ गया दोबारा से, वो फिर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर अब उनका सामना होता है कुमारपाल देव से। कब आता है भाई? ये 1021 से 1051 के बीच में कुमारपाल देव तोमर शासक का हरियाणा पे शासनकाल था।
ठीक है। तो 1043 में ना फिर थानेसर पर भाई फिर इसमें ना उत्तरी भारत के शासकों की कुमारदेव ने भाई सहायता मांगी। फिर भारतीय शासकों ने भी दे दी, क्योंकि उन्होंने पहले भी देख लिया था कि भाई तुमने जयपाल का साथ नहीं दिया था, जिस वजह से थानेसर में वो पराजित हो गया था। पर इस बार है ना इन्होंने भारतीय सेना ने ना, जो भारतीय शासक थे उन्होंने कुमारदेव का साथ दे दिया था। इस प्रकार ना इस युद्ध को क्या बोला गया, भारतीय और आक्रमण सेनाओं के बीच का युद्ध बोला गया, जो 1043 में थानेसर में हुआ था, जिसमें आपका जो कुमारपाल थे वो विजयी हो गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, अनंगपाल द्वितीय आ जाते हैं, जो कुमारपाल के उत्तराधिकारी थे। अनंगपाल द्वितीय गद्दी पर बैठता है। अनंगपाल भी बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली शासक बन जाता है भाई। फिर तोमरों पर आक्रमण करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली राजा था। अपने ना स्वतंत्र शासक बने रहे, जो इनकी भाई मुद्राओं से ये सब साबित होता है। फिर उसके बाद अनंगपाल की मृत्यु हो जाती है और उनका जो बेटा है तेजपाल वो गद्दी पर बैठता है। पर तेजपाल ना कमजोर शासक था। फिर क्या हुआ भाई, गजनी का शासक आया एक, और कौन भाई, इब्राहिम नाम का, उसने आक्रमण कर दिया। और तेजपाल ने क्या किया, उससे लड़ाई करने की जगह, उससे युद्ध करने की जगह तेजपाल ने पहले ही कह दिया भाई मैं तो तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार क्या हुआ भाई, तोमर शासकों पर अफगानों ने अपना राज स्टार्ट कर दिया, उनके अधीन शासक बन गए। ये था आपका तोमर वंश। चलो अब क्वेश्चन करते हैं और इसको खत्म करते हैं। फिर भाई तोमरों की बाद किसका आया था भाई, चहामनों की सत्ता आ गई थी। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम तोमर वंश को क्वेश्चंस कर लेते हैं। पूर्व मध्यकाल के इतिहास में तोमरों का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रसेन ने 1630 ईस्वी में रोहितास कह दो या रोहितासगढ़ के अभिलेख में, कहाँ के अभिलेख में, 1630 ईस्वी में रोहितासगढ़ के अभिलेख में तोमरों को किसका वंशज बताया भाई, पांडव वंशज बताया गया था। दिल्ली और हरियाणा के तोमरों के संबंध में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है भाई, महेंद्रपाल के पेहवा प्रशस्ति से, कि इस वंश का उदय किन से हुआ था, जाउल नाम का एक सरदार था, उनसे तोमरों का उदय हुआ। पेहवा अभिलेख के अनुसार उस समय हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र क्या बोला जाता था, अनंग प्रदेश बोला जाता था। तो प्रथम तोमर राजा ने अपनी इस नाम के आधार पर क्या रखा भाई, अनंगपाल प्रथम रखा। महेंद्रपाल के पेहोवा अभिलेख में 3 तोमर भाइयों का उल्लेख मिलता है। किस किस का, गोगा, पूर्णराज और देवराज का, जिन्होंने पेहोवा में क्या बनवाया था भाई, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था भाई, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये तीनों किसके पुत्र थे भाई, जज्जुक के पुत्र थे, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर क्या होता है भाई, महमूद का थानेसर पर आक्रमण होता है। महमूद ने उत्तरी भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी तक, देख लो भाई मुसलमानों की नीयत कब भटक गई थी, 1000 ईस्वी में ही भटक गई थी, ईस्वी तक कई आक्रमण किए। उनका छठा आक्रमण हरियाणा पर था। ठीक है, महमूद ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थानेसर पर 1009 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर आक्रमण किया, जिसमें उसका सामना किससे होता है भाई, तोमर वंश के शासक जयपाल से होता है, जिसमें वो जयपाल को पराजित नहीं कर पाता। कौन पराजित होता है, महमूद पराजित तो क्या होता है भाई, ये बीच में ऐसे ही अपने वापिस मुड़ लेता है, बिना मतलब युद्ध छोड़ के आधा ही कह देता है भाई चलो अपने वापिस चलो। नारायणगढ़ से ही अपनी सेना को वापिस लेके चला गया। फिर ये भाई इसके दिमाग से नहीं निकला कि भाई, इसके दिमाग में चलता ही रहा कि भाई मेरे को हरियाणा लूटना है। तो 5 साल तक ये कंटिन्यू इस बारे में सोचता रहा और अपनी सेना को बढ़ाता रहा और शक्तिशाली करता रहा। 5 साल बाद 1014 ईस्वी में वह फिर से हरियाणा पर आया और उसने आक्रमण किया। इस टाइम ना जो आपके जयपाल थे, इन्होंने भारतीय शासकों से ये कहा कि भाई तोमर आ रहा है, भाई महमूद आ रहा है आक्रमण करने, मेरा साथ दो, क्योंकि इस बार वो बहुत शक्तिशाली शासक बन के आ रहा है। पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जयपाल पराजित हो जाता है और महमूद ने थानेसर को खूब लूटा उस टाइम। और जो आपके चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। कब, 1014 ईस्वी में। फिर आता है भाई उसका भतीजा मासूद, क्योंकि महमूद तो मर जाता है, फिर महमूद का जो भतीजा है वो उसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसने 1030 से 41 ईस्वी में हरियाणा पे आक्रमण किए। और सबसे पहला वो हांसी के दुर्ग पर कब्जा करना चाहता था, तो उसने ना 1037 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, जिसमें मासूद विजय हो जाता है और उसने हांसी और हांसी के आसपास के सारे एरिए पे अपना
कब्जा कर लिया। फिर मासूद ने सोनीपत पर आक्रमण किया, थानेसर पर आक्रमण किया, और ऐसे वो यहाँ पे पूरे हरियाणा पे अपना अधिकार कर लेता है। कौन भाई? गजनी शासक मासूद। 1041 में मासूद की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। फिर जो उसका उत्तराधिकारी मसूद था, उसके शासन, मसूद के शासनकाल में ना जितने भी हरियाणा में शासक जिनके भरोसे ये छोड़ के गया था मसूद, वो सारे निर्बल साबित होते हैं, जिससे हरियाणा फिर से स्वतंत्र हो जाता है और तोमर अपने दोबारा यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं। मसूद को फिर हरियाणा के तोमरों पर आक्रमण करने के लिए आया। उसका युद्ध थानेसर में तोमर शासक कुमारदेव से हुआ, जिसमें कुमारदेव विजयी हुए। क्यों भाई? इस बार है ना भारतीय शासकों ने कुमारदेव का साथ दे दिया था। यही युद्ध है जो भारतीय और अफगान सेना के बीच में युद्ध बोला जाता है, जो 1043 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? थानेसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? थानेसर में। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय और अफगान सेना के बीच में युद्ध कहाँ हुआ? थानेसर में हुआ। कब हुआ? 1043 ईस्वी में हुआ। कुमारदेव की मृत्यु के बाद अनंगपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। अनंगपाल द्वितीय भी भाई बहुत शक्तिशाली शासक था, और फिर इसके ऊपर ना तोमरों के ऊपर कोई भी आक्रमण करने की सोच ही नहीं पा रहा था। तो भाई गजनी तो कमजोर पड़ गए थे। फिर क्या हुआ भाई? अनंगपाल द्वितीय मर जाता है, जो उसका बेटा है तेजपाल वो गद्दी पर बैठा। ये एक निर्बल शासक था। तो फिर क्या हुआ? गजनियों के फिर दिमाग में आई कि भाई अब तो निर्बल शासक आ गया, तो चलो हम फिर से आक्रमण करते हैं। तो गजनी शासक जो इब्राहिम था उस समय, उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ भाई? तेजपाल ने ना युद्ध लड़ने से पहले उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार तोमर अफगानों के अधीन शासक बन गए थे। ये था आपका कंप्लीट तोमर वंश। बहुत छोटा सा था भाई, बहुत अच्छे से समझाया है। एक एक क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यार। थैंक यू। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।